सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्ते साथियों, मैं जया परिष्कार वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम राजस्थान कांस्टेबल के मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड पे बात करेंगे। तो चलते हैं साथियों हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुमेलित करने में हमारे पास 4 ऑप्शन में 4 नृत्य दिए हुए हैं, गीदड़ नृत्य, बिदोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य और हुरंगा नृत्य। और सूची सेकंड जो आ रही है उसमें साथियों हम देख रहे हैं राजस्थान से संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन नृत्यों को इनके क्षेत्रों के साथ संबंधित करना है। गीदड़ नृत्य जिसको हम देखते हैं कि शेखावटी से संबंधित है, बिदोड़ी नृत्य जो कि झालावाड़ से संबंधित है, ढोल नृत्य जो कि जालोर से संबंधित है और हुरंगा नृत्य जो है वो भरतपुर से संबंधित है। यदि हम अपने ऑप्शंस में देखें, उत्तर में देखें, तो हमें जो इसका तीसरा जो उत्तर है जो सही दिखाई देता है, यानी कि गीदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित, बिदोड़ी नृत्य झालावाड़, ढोल नृत्य जालोर और हुरंगा नृत्य भरतपुर से। अब साथियों हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावटी से संबंधित है और ये साथियों महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि केवल और केवल इसको पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अर्थात ये वह नृत्य है जो जिसमें केवल पुरुष ही भागीदारी लेते हैं और इसमें जो है डांडिया के साथ पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। बिदोड़ी नृत्य जो कि झालावाड़ में से संबंधित है और इसे भी जो है होली के अवसर पे किया जाता है, परंतु इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों सामूहिक रूप से सम्मिलित रहते हैं। ढोल नृत्य जो कि जालोर से संबंधित है और इसमें जो है सांचलिया संप्रदाय के जो लोग हैं, जालोर भीनमाल में जिसे कहा जाता है, और इसमें सांचलिया संप्रदाय के जो लोग हैं वह ढोल नृत्य को करते हैं। और ये जो नृत्य है साथियों वह शादी और मेले के अवसर पे किया जाने वाला नृत्य है। हुरंगा नृत्य जो कि भरतपुर में किया जाता है और ये चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक चलता है। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? देखिए, ये लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। हम देखते हैं कि राजस्थान संस्कृति में लोक नृत्य और लोक नाट्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा लोक नाट्य बताना है जिसका संबंध जो है वह चौमासा, वर्षा ऋतु और गणपति पूजा से है, यानी कि जब ये नाट्य किया जाता है तब ये सारी जो उपरोक्त चीजें आ रही हैं, ये उपरोक्त जो तथ्य आ रहे हैं उनको किया जाता है। अब ऑप्शन है हमारे पास संवाग, रम्मत, भवई और नौटंकी है और जो सही उत्तर है साथियों वह है रम्मत। रम्मत जो कि हम देखते हैं ये जैसलमेर और बीकानेर का मुख्य लोक नाट्य है और इसमें जब इस नाट्य को किया जाता है तो उस समय जो इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह है नगाड़ा और ढोलक। अब जैसलमेर के जो प्रमुख रम्मत कलाकार हैं वह तेज कवि हैं जिन्होंने स्वतंत्रता बावनी, मूमल जोगी और बृहत्तरी आदि रचनाओं को लिखा है। यहाँ पर साथियों एक तथ्य और ध्यान में आ रहा है कि तेज कवि जो कि जैसलमेर से संबंधित है और इन्होंने जब अपनी स्वतंत्रता बावनी रम्मत को लिखा तो वो गांधी जी को भेंट की। अब स्वतंत्रता बावनी जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये भारतीय जन जागरण से संबंधित है और जब अंग्रेजों को इसका पता लगता है तब वह इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रम्मतें न केवल मनोरंजन का साधन थी अपितु इन्होंने जो है देश प्रेम को जागृत करने में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और इन रम्मतों का जो आयोजन है वो होली पर फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक किया जाता है। नौटंकी जो है वो भूरीलाल डांगी जो है भरतपुर से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है और ये मुख्य कलाकार हैं जो, और वर्तमान में हम देखते हैं गिरिराज प्रसाद जो कि भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। इन सभी का संबंध जो है वह नौटंकी से है। स्वांग के कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है और जानकी लाल भांड जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है वह प्रमुख इनके कलाकार हैं। इसी प्रकार से भवाई जो कि उदयपुर, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर और बाड़मेर के क्षेत्रों से संबंधित है, वहां पर भवाई लोक नाट्य का जो है ज्यादातर समापन किया जाता है। साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे रम्मत की बात करते हैं, नौटंकी की, स्वांग की, भवाई, ये समस्त जो लोक नाट्य हैं वो हमारे जो प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक जो ग्रंथ आ रहे हैं उनमें जो अभिनीत पात्र होते हैं उन पर जो है अभिनय जब किया जाता है तो वह लोक नाट्य की मुख्य विषय वस्तु होती है।
नेक्स्ट है ढाटी उपबोली को किस क्षेत्र में बोला जाता है। देखिए ये उपबोलियों से संबंधित प्रश्न आ रहा है। हम देखते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में जो है वो मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं भाषाओं के आधार पर, इन्हीं बोलियों के आधार पर जो है उपबोलियों का विकास हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि ढाटी उपबोली जो कि मारवाड़ी भाषा की उपबोली है और ये बाड़मेर में बोली जाती है। देखिए बाड़मेर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न संबंधित सही व्याख्या की ओर। बाड़मेर जिसमें हम देखते हैं ढाटी उपबोली जो कि मारवाड़ी की भाषा की उपबोली है, उसका प्रचलन है। सिरोही में देवड़ा वाटी जो कि मारवाड़ी भाषा की ही उपबोली है, उसका प्रचलन दिखाई देता है। बीकानेर में हमें थली जो कि मारवाड़ी भाषा की ही उपबोली है। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से एक और प्रश्न को देख सकते हैं कि डाटी, देवड़ा बाटी और थली जो उपबोलियां हैं वो किस बोली से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा मारवाड़ी बोली से संबंधित है। जबकि डूंगरपुर में जो है वो बागड़ी जो है वह भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आत्म सुख है। अब इस प्रश्न की जब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन में हमें पता दिखाई देता है कि ये एक प्रकार का आभूषण है, ये आत्मा का सुख है, एक प्रकार का वस्त्र है या एक फसल का प्रकार है। जब हम आत्म सुख का जब हम इसको संधि विच्छेद करने की कोशिश करते तो हमें लगता है कि ये हो सकता है कि आत्मा का सुख हो, लेकिन साथियों ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, अपितु ये एक प्रकार का वस्त्र है जिसे हम देखते हैं कि ये राजस्थान के संदर्भ में जो राजा थे वो पहनते थे और ये एक प्रकार की कश्मीरी जो होती है उसको लेकर बनाया जाता था। अब इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं साथियों कि जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी का आत्म सुख अरमीना फर से बना हुआ है और ये जो अरमीना फिर है वो कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है, जिसको लेकर जो है ये इस प्रकार का वस्त्र बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है चूप या चौप आभूषण पहना जाता है। देखिए ये राजस्थान के संदर्भ में जो है जब हम आभूषणों की बात करते हैं तो उससे लिया गया प्रश्न है साथियों। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है दांत और हम देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ कि दांत में जो अन्य आभूषण पहने जाते हैं वह है रखन या धांस। नाक में पहने जाने आभूषणों में बाली, नथ, चूनी, चोप, लौंग या कांटा। इसी प्रकार कान में जो आभूषण पहने जाते हैं वह है झेला, झुमका, लटकन, जमेला, बाली और झूमर। जबकि गले में पहने वाले आभूषणों में कंठी, जामरो, खाटला, आड़, हमीर। देखिए इस प्रकार हमारे सामने जो है कई प्रकार के जो है तथ्य उपलब्ध हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमसे कंपटीशन में जो है चूप और चौप का ही प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है कि हमसे नाक या कान या गले से संबंधित जो है आभूषणों के बारे में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना है साथियों। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, देखिए जब हम नाक के आभूषण की बात कर रहे थे तब मैंने इधर चोप लिखा है जबकि यहाँ पर चौंप है, तो कई बार हमारे दिमाग में ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका संबंध जो है वह नाक से हो, लेकिन ये बिंदी का फर्क हमें ध्यान में रखने साथियों, क्योंकि नाक में जो आभूषण पहना जाता है वह चोप है, इस पे कोई बिंदी नहीं लगी हुई है। जबकि हम देखते हैं कि दांत में जो आभूषण पहना जाता है इस पे चोंप बिंदी का फर्क हमें दिखाई देता है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है साथियों संत रज्जब जी की पीठ स्थित है। संत रज्जब जी जिनका जन्म हमें जो है सांगानेर जयपुर में दिखाई देता है, ये दादू जी के प्रमुख शिष्य थे और इनकी मृत्यु के पश्चात जो है जयपुर में जो है इनकी जो है पीठ दिखाई देती है। पीठ यानी कि मुख्य गद्दी, जहां पर जो इनके जो अनुयायी है इनकी भक्ति के लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है जयपुर। जबकि हम बात करें जयपुर बीकानेर से संबंधित तो हमें पता लगता है कि जसनाथ जी की वहां पे पीठ है। संत जसनाथ जी जिनका जो राजस्थान के संदर्भ में लोक संतों में जो है हमें बहुमूल्य योगदान दिखाई देता है। और जसनाथ जी की अगर हम बात करते तो हमें पता चलता है कि इस समय जो वैष्णव भक्ति की जो प्रवाह था वह राजस्थान में काफी अधिक उन्नत अवस्था में विद्यमान था। जबकि दौसा में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे संत सुंदरदास जी की जो पीठ दिखाई देती है। अब संत सुंदरदास जी जो है वह भी दादू जी के ही शिष्य थे जैसे रज्जब जी थे। भरतपुर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे लाल दास जी की पीठ दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जो इस प्रश्न से कई सारे हमारे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वागड़ की मीणा कहा जाता है। देखिए जब हम वागड़ की बात कर रहे हैं तब हम किसकी बात करते हैं कि वह क्षेत्र जिसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो हम इसमें लेते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
क्षेत्र को। अर्थात अब वागड़ के मीरा का कहने का मतलब है कि उस महिला का नाम बताना है जो कृष्ण की भक्ति करती थी मीरा के समान, लेकिन वागड़ यानी कि वो डूंगरपुर से संबंधित थी। तो हम जब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो हमारे सामने समानबाई, गवरीबाई, कर्माबाई और भोली गुजरी के नाम आते हैं। गवरीबाई जिनका जन्म जो है डूंगरपुर में हुआ था और इन्हें जो है वागड़ की मीरा कहा जाता है, जबकि समानबाई जो अलवर से संबंधित है और इन्हें जो है मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। अब देख लेते हैं साथियों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। समानबाई जो कि अलवर, जिन्हें मैंने बताया कि मत्स्य प्रदेश की मीरा कही जाती है, गवरीबाई जो कि डूंगरपुर से संबंधित है, कर्माबाई जो कि नागौर से संबंधित है और भोली गुजरी जो कि करौली से संबंधित है। तो जब हमने लोक संतों की बात की थी तो हमें लोक देवियों की भी हमें यहाँ पे हम चर्चा करते, जैसे मीराबाई ने जो कृष्ण की आराधना की थी, इसी भक्ति प्रवाह में जो है ये अन्य जो है संत हमें दिखाई देते हैं, अन्य देवियां जो हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसे समर्पित है? यानी कि कर्नल जेम्स टॉड जिनकी महत्वपूर्ण जो रचना है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, जिसे 1829 ईस्वी में प्रथम भाग, यानी कि इसके दो भाग हैं, प्रथम भाग जो है 1829 ईस्वी में लिखा गया है और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसे समर्पित किया गया है? देखिए कर्नल जेम्स टॉड जो है वह हम पता चलता है कि वो राजस्थान के इतिहास को लिखते हैं और राजस्थान से वे भलीभांति परिचित नहीं थे, अर्थात क्योंकि वो ब्रिटेन से आए हैं। अब ब्रिटेन से आए तो उनकी भाषा जो है वह ब्रिटिश है और यानी कि इंग्लिश है, तो वे राजस्थान के संदर्भों को कैसे पहचानते? तो हमें पता चलता है कि जब ये मांडलगढ़ यानी कि भीलवाड़ा जाते हैं तब इनकी मुलाकात जो है वह जैन यति ज्ञानचंद्र से होती है और ज्ञानचंद्र के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चाहे राजस्थान के रीति रिवाज हों, चाहे हम बात करें प्रमुख राजवंश हों और भौगोलिक और आर्थिक समावेश या उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य हों, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वह ज्ञानचंद्र जी कर्नल जेम्स टॉड को देते हैं। और जब कर्नल जेम्स टॉड एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को लिख लेते हैं तब वह अपनी कृति जो है वह ज्ञानचंद्र जी को ही समर्पित करते हैं। तो ये देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ज्ञानचंद्र जो भीलवाड़ा के जैन मुनि थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, रामपुरिया हवेली स्थित है। देखिए ये राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित है। जब हम राजस्थान के संदर्भ में स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि राजस्थान का 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो पीरियड है या काल माना जा रहा है वो हवेलियों के निर्माण से संबंधित माना जा रहा है। इस काल में हम देखते हैं कि शेखावटी की हवेलियां, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर की हवेलियां जो है वो स्थापित हुई या विकसित हुई। अब रामपुरिया हवेली कहां पर स्थित है? क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर दिखाई दे रहे हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बीकानेर। जबकि हम बात करते हैं कि बीकानेर में जो है अन्य हवेलियां भी प्रसिद्ध हैं, जैसे अभी रामपुरिया हवेली पूछी गई है तो हो सकता है कि आने वाले समय में बच्छावतों की हवेली पूछी जा सकती है या गोलछा की हवेली पूछी जा सकती है। जबकि जोधपुर के संदर्भ में हम बात करते हैं साथियों, राखी हवेली है, पुष्प हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली दिखाई देती है। जयपुर के संदर्भ में पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली और धावाई जी की हवेली दिखाई देती है। उदयपुर के संदर्भ में बागोर की हवेली, मोहन सिंह जी की हवेली और बाफना की हवेली महत्वपूर्ण है। तो ये साथियों जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे सामने दिखाई देता है। संत दादू ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? संत दादू जिनकी जो पीठ है वह नरेना या नारायणा में है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कबीर इसलिए कहा जा रहा है साथियों क्योंकि कबीर की भांति जो है वह समाज में जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं और जितने भी धार्मिक पाखंड हैं उनका विरोध करते हैं। इनके जो उपदेश हैं वह दादू जीरा दूहा या तथा दादू जीरी वाणी के नाम से जाने जाते हैं और इनके जो ये रचनाएं हैं वह भी जो है
हमें ढूंढाड़ी भाषा में दिखाई देती हैं और इन्होंने जो अपने उपदेश दिए साथियों वह भी ढूंढाड़ी भाषा में ही दिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। घुड़ला त्योहार का संबंध किस क्षेत्र से है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है साथियों मारवाड़। मारवाड़ में जो है घुड़ला त्योहार जो है आयोजित किया जाता है और ये जो त्योहार है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। अब इस त्योहार के पीछे एक घटना है साथियों कि मारवाड़ में जो है वह कुछ स्त्रियां जो हैं वह गौर की पूजा के लिए तालाब पर जाती हैं, परंतु अलवर का जो सूबेदार होता है मल्लू खां वह इन स्त्रियों का अपहरण कर लेता है। जब मारवाड़ के शासक श्री सातल देव को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह मल्लू खां को दंडित करने के लिए आता है अपनी सैन्य शक्ति के साथ। और इस समय जो है मल्लू खां का जो सेनापति होता है घुड़ला जो है सातल देव की सैन्य शक्ति का मुकाबला करता है। सातल देव जो है घुड़ला के जो सिर को है वह तीरों से आर पार कर लेते हैं और उनका जो सिर लेकर वह आते हैं और स्त्रियां को जो है वो मुक्त करवाते हैं। स्त्रियां जो हैं इन्हीं के श्री सातल देव के सम्मान में जो है घुड़ला त्योहार को मनाती हैं। तो ये अन्य हमारे पास इंपॉर्टेंट तथ्य है कि श्री सातल देव से संबंधित जो है घुड़ला त्योहार है। तो हो सकता है भविष्य में जो है ये प्रश्न पूछ लिया जाए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में मेले दिए हुए हैं। पहला आ रहा है फूलडोल मेला जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है और हम देखते हैं कि साथियों यहाँ इनसे संबंधित राम स्नेही संप्रदाय है। दूसरा है कपिल मुनि मेला जो कि कोलायत बीकानेर में मेला लगता है। कपिल मुनि आप समझ ही गए होंगे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता और ये मेला जो लगता है वह कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। बेनेश्वर धाम मेला सवाई माधोपुर। देखिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा सोचने के लिए। बेनेश्वर धाम मेला जो है वह सवाई माधोपुर से संबंधित नहीं है। यह मेला जो है वह डूंगरपुर से संबंधित है। एकलिंग जी का मेला जो है वह उदयपुर में लगता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बेनेश्वर धाम मेला। अगर हम सवाई माधोपुर की बात करते तो वहां पर हम देखते कि जो है शिव जी का जो मेला है वह बहुत धूमधाम से लगता है। तो बेनेश्वर जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, हम इस तरीके से भी इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, जहां पर आदिवासी इकट्ठे होकर जो है वह मेले का आयोजन करते, तो वह बेनेश्वर धाम मेला जो कि डूंगरपुर से संबंधित है। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है बेनेश्वर धाम मेला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? देखिए राजस्थान के संदर्भ में हम विभिन्न जनजातियों की बात करते हैं तो हमें गरासिया से संबंधित हम जब बात कर रहे हैं, गरासिया जो कि सिरोही और उदयपुर के क्षेत्रों में रहती है राजस्थान के संदर्भ में साथियों। और गरासिया जो जनजाति है वो वालन नृत्य, लूर नृत्य और जवारा नृत्य को करती है। वालन नृत्य को जो है करते हुए जो है स्त्री और पुरुष जो है अर्धवृत्ताकार में जो है इस नृत्य को करते हैं। लूर नृत्य का जबकि जो संबंध है वह विवाह आदि के उत्सवों पे होता है, जबकि ज्वारा जो नृत्य होता है वो साथियों वह होली और गणगौर पर आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। जबकि झेला जो नृत्य है वह ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, जबकि इसका जो संबंध आता है वह आता है सहरिया जनजाति से। झेला यानी कि सहरिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो हमें वालन नृत्य को लेकर जो है प्रश्न पूछ लिया जाए या लूर नृत्य को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम इस तरीके से अपने प्रश्न का अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, लाटा और कूता है। देखिए लाटा और कूता क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जब हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान के जो राजपूताना जो एरिया था वहां पे जो शासक थे वो कर लिया करते थे, भू राजस्व कर लेते थे और वो भूमि का या उपज का 1/3 भाग होता था। तो इस कर को लिया कैसे जाएगा, उसकी कौन सी विधि होगी या पत्ती होगी? इस विधि को या इस पत्ती को क्या कहा गया? लाटा और कूता कहा गया। लाटा जो पत्ती थी उसमें जो है फसल की जो बटाई थी, यानी कि जब हम बात करते हैं बटाई पत्ती की जो कि 3 प्रकार की हमें मिलती है, खेत बटाई,
लंक बटाई और रेख बटाई, इन तीनों में जो है हम देखते हैं कि फसलों को बांटकर, जैसे हम बात करते खेत बटाई में कितनी फसल है, खड़ी हुई फसल के आधार पर अनुमान कर लिया और उसके आधार पर राजस्व का आंकलन किया। लंक बटाई में जबकि हम देखते हैं कि फसलों को जो है गड्ढर में बांधकर फिर जो है राजस्व का अनुमान किया जाता है। और रेख बटाई में जब अनाज तैयार हो जाता है तो उस अनाज को निकालकर कितना अनाज उपलब्ध है उसके आधार पर जो है राजस्व का अनुमान किया जाता था। जबकि कूटा में क्या किया जाता था कि राजस्व का जो अनुमान है साथियों, वह जो है बटाई के साथ साथ अन्य विधि के साथ भी किया जाता था। तो लाटा और कूटा जो है हम देखते हैं उपज पर कर आंकने की पद्धति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है उपज पर कर आंकने की पद्धति। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। पहली बात तो ये उठ रही है कि सिरोपाव क्या है। देखिए, जब राजस्थान के संदर्भ में हम सामंती व्यवस्था की बात करते हैं, सामंतों के विशेषाधिकार की बात करते हैं साथियों, तब हम देखते हैं कि सामंतों को कई प्रकार के विशेषाधिकार, विशेष प्रकार के अधिकार मिले हुए थे और इन विशेषाधिकारों को क्या कहा जाता था? सिरोपाव कहा जाता था। अब जो ये सिरोपाव मिले हुए थे वह कई प्रकार के थे, जैसे पालकी सिरोपाव था, हाथी सिरोपाव था, घोड़ा सिरोपाव था, कड़ा या दुशाल सिरोपाव था। ये जो सिरोपाव जो थे वह सामंतों को अन्य जागीरदारों से पृथक करते थे, क्योंकि सभी सामंत एक साथ नहीं बैठते थे। कुछ सामंत ऐसे होते थे जिन्हें राज दरबार में उच्च स्थान पर बिठाया जाता था, तो इसका निर्धारण किस तरीके से किया जाता था? वह सिरोपाव के आधार पर किया जाता था और इसमें जो सबसे उच्च सिरोपाव था वह था हाथी सिरोपाव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते साथियों, तलवार बंधाई क्या थी? देखिए, पहले अपन ऑप्शंस को देख लेते हैं। नए जागीरदार के गद्दी निशानी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, या हम कीवर्ड की बात करें तो क्या तलवार बंधाई एक उत्तराधिकारी शुल्क था? युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किया जाने वाला विधान। तीसरा है विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान और चौथा है नव नियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। देखिए, तलवार बंधाई को अगर हम सामान्य रूप में लें तो हमें लगता है कि हो सकता है कि युद्ध पर जाने से पूर्व जो सैनिक की कुशलता के लिए विधान किया जाता था या तलवार को बांधा वगैरह जाता होगा वह होगा। लेकिन साथियों, ये इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं रहेगा, क्योंकि तलवार बंधाई जो थे वह एक प्रकार का उत्तराधिकार शुल्क था, एक नजराना इसको कहा जाता था, जो राजपूताना के शासक या राजस्थान के शासक अपने सामंतों से उस वक्त वसूल करते थे जब किसी सामंत की मृत्यु हो जाती थी और उसका पुत्र जो था नए सामंत के रूप में गद्दी पर बैठता था। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? उत्तराधिकारी शुल्क बोला गया। तो तलवार बंधाई का जो संबंध है वो किससे है? उत्तराधिकारी शुल्क से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं साथियों। मालदेव के दो सेना नायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े। देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध जो होता है वो जेतारन में 1544 ईस्वी में होता है। हम देखते हैं कि इस युद्ध में जो है वह शेरशाह सूरी जो है मालदेव को पूर्ण रूप से परास्त कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये दो सेना नायक नहीं होते तो हो सकता है कि उन्हें जो है पूर्ण रूप से अपनी जो बादशाहत है वो भी खोनी पड़ती। अब मालदेव के उन दो सेना नायकों के बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने गिरी सुमेल युद्ध का जो है प्रतिनिधित्व किया था या सेना के प्रमुख सेना नायक रहे थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है जेता और कूपा। यहाँ पर आपको एक कहानी भी याद आ रही होगी साथियों कि शेरशाह सूरी के पास जब ये युद्ध लड़ते हैं गिरी सुमेल का, तब वह कूटनीति के द्वारा क्या करते हैं? जाली फरमानों को मालदेव के सैनिक शिविरों में भिजवा देते हैं और मालदेव को लगता है कि जो इनके प्रमुख सेना नायक जेता कूपा है वह इनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं और मालदेव अपने कुछ सैनिकों के साथ चले जाते हैं। लेकिन जेता और कूपा रणभूमि में ही रहते हैं और शेरशाह सूरी के साथ मुकाबला करते हैं और ये वीरगति को भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं मालदेव के दो सेना नायकों ने जो है अपनी देशभक्ति, अपनी जो मातृभूमि के लिए जो है अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हमीर के कोटि यजन का निर्देशक था। देखिए, कोटि यजन क्या था? हम जब हमीर यानी कि जो रणथंभौर के शासक थे, वही रणथंभौर साथियों जिसको लेने के लिए हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले
हमीर क्या कर रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और आसपास के क्षेत्रों को विजित करके जो है इनकी जो साम्राज्यवादी नीति होती है, दिग्विजय की जो नीति होती है, उसको वे पूरा कर लेते हैं। अब इस दिग्विजय नीति के उपलक्ष्य में वे क्या करते हैं, कोटि यजन यज्ञ का आयोजन करते हैं। ये एक प्रकार का किया जाने वाला यज्ञ है। अब इस यज्ञ के लिए किसी को तो जिम्मेदारी दी जाती थी। यहाँ हम देखते प्राचीन काल में जब यज्ञ होते थे तो पुरोहित वगैरह किया करते थे। तो ये प्रश्न कह रहा है कि हमीर के कोटि यजन यज्ञ की जिम्मेदारी किस पे थी, और इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विश्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? देखिए ऑप्शन में है राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए साथियों राजस्थान के संदर्भ में ऐसे हमें दो शासक पता चलते हैं जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्योंकि जब हम बात करते हैं नागौर दरबार 1570 ईस्वी की, तब राजस्थान के दो शासकों को छोड़कर अधिकतर राजस्थान के शासकों ने क्या किया था, मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब वो दो शासक कौन से थे? एक तो थे मारवाड़ के संदर्भ में राव चंद्रसेन और दूसरे थे मेवाड़ के संदर्भ में महाराणा प्रताप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है राव चंद्रसेन। अब जब राव चंद्रसेन ने जब मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया तो जोधपुर जो दुर्ग था वह जो बीकानेर के शासक राय सिंह को दे दिया जाता है और ये दुर्ग दिया जाता है 1572 ईस्वी में। तो देखिए साथियों एक प्रश्न और हमारे यहाँ से निकलता है कि अकबर द्वारा जो है जोधपुर का सूबेदार या जोधपुर दुर्ग किसको दिया गया? राय सिंह को दिया गया। और कब दिया गया? 1572 ईस्वी में दिया गया। तो हमें जो है ये सारे तथ्य जो है इस प्रश्न से संबंधित है और इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं साथियों, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये आधुनिक भारत से लिया गया प्रश्न है। सती प्रथा जो कि सामाजिक कुरीति के रूप में आधुनिक काल में विद्यमान थी। अब हम देखते हैं जब आधुनिक काल जब शुरू होता है तब राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी जो हैं इन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो है अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और इनमें से जो राजा राम मोहन राय जी हैं वह जो अपने प्रयासों से 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित करवा देते हैं। और इसमें जो इनकी मदद करते हैं वह अंग्रेज जो गवर्नर होते हैं, तत्कालिक जो गवर्नर होते हैं विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग के प्रयासों से जो है सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। तो सही उत्तर है 1829 ईस्वी। आप जो है इस व्याख्या में जो है देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है साथियों। और जब हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों ने कई मत दिए हैं। कुछ विद्वान इन्हें अग्निकुंड से संबंधित मानते हैं, कुछ विदेशी जातियों से संबंधित मानते हैं, कुछ इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, कुछ इन्हें सूर्य चंद्रवंशी मानते हैं। तो इस क्रम में जो प्रश्न आ रहा है कि किस विद्वान ने इन्हें अग्निकुंड से संबंधित माना है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के शासक थे उनके समकालीन थे। और ये चंद्रबरदाई ने जो है अपनी पृथ्वीराज रासों में जो है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है अग्निकुंड का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार जब विश्वामित्र, गौतम आदि ऋषि मुनि जब आबू पर पर्वत कर रहे थे तब उन्होंने 4 राजपूत कुलों को जो है अग्नि से उत्पन्न किया, जिसमें जो थे वह थे गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान जैसे शासक थे। और चौहानों ने जो था वो दानवों को उनकी शक्ति को रोकने का प्रयास किया। जबकि हम देखते हैं कि D.R. भंडारकर साहब और विलियम कुर्क जो हैं वो राजपूतों की विदेशी मानते हुए उन्हें विदेशी वंशों से संबंधित करते हैं। जबकि दशरथ शर्मा जो हैं इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। अब दशरथ शर्मा जी जब इन्हें राजपूतों को ब्राह्मण मान रहे हैं तो इन्होंने जो है बिजोलिया अभिलेख जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, इसकी मदद से जो है ये कहते हैं कि चौहान वंश को जो है वो बस गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इस आधार पर जो है इन्होंने जो है राजपूतों को ब्राह्मण माना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साथियों कि इस प्रश्न के उत्तर में तो चंद्रबरदाई सही आ रहे हैं, लेकिन जब हम अन्य ऑप्शन पर विचार करते हैं तो हमें इनसे संबंधित ये भी तथ्य प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन जो ऑप्शन से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन उपलब्ध रहे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं साथियों, चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रास्तापाल कांड से संबंधित नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये रास्तापाल कांड किस क्षेत्र से है, क्या हुआ था, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर जो है अपन अपने इन ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। रास्तापाल कांड जो है वह डूंगरपुर से संबंधित है। डूंगरपुर में हम देखते हैं कि जब राजस्थान के संदर्भ में प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे और इन प्रजामंडल आंदोलन के तहत जब राष्ट्र प्रेम की भावना जो लोगों में उमड़ रही थी, तब उस वक्त जो है डूंगरपुर के जो महारावल थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि रास्तापाल में जो पाठशाला को बंद कर दिया जाए। अब कालीबाई जो कि एक भील कन्या थी उस वक्त, वह उसी पाठशाला में पढ़ती थी। अब इन्होंने जो है अंग्रेज सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने जो है वो नानक भाई खाट जो कि वहां पर तैनात थे, चाबी देने से मना कर दिया और सेंगा भाई को जो है वह घसीटते हुए लेके गए। जब कालीबाई ने सेंगा भाई को इस तरीके से घसीटते हुए देखा, क्योंकि सेंगा भाई वहां पे अध्यापक के तौर पे काम कर रहे थे, तो कालीबाई ने इसका विरोध किया और जो है इनकी रस्सी को जो है काटने की कोशिश की। इसी क्रम में जो है ब्रिटिश जो पुलिस थी, उन्होंने कालीबाई को मार दिया और इस तरीके से हम देखते कि 1947 ईस्वी में जो है कालीबाई शहीद हो गई। तो ये रास्तापाल जो कांड है वो डूंगरपुर से संबंधित है। अब इसमें कालीबाई, नाना भाई खाट, सेंगा भाई, तीनों जो ऑप्शन हमारे पास मिल रहे हैं वे सभी जो है रास्तापाल कांड से माने गए हैं, जबकि नानक भाई जो है हम देखते हैं इसका संबंध जो है रास्तापाल कांड से नहीं था। तो सही उत्तर है डी, नानक भाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। देखिए, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बीकानेर। अब इस बीरबल दिवस से संबंधित जो पीछे तथ्य है उसको भी हम समझ लेते हैं। बीरबल दिवस बीकानेर में इसलिए मनाया जाता है कि साथियों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो कि 1942 ईस्वी में बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा गठित की गई। अब 1946 ईस्वी में यह परिषद, प्रजा परिषद, ये तय करती है कि बीकानेर के संदर्भ में जो जागीरदारों के जो किसानों के प्रति आक्रमण हो रहे हैं या किसानों के प्रति जो शोषण की नीति है उसको कुचला जाए और झंडा जो निकाला गया था, तिरंगा झंडा, उसका जो है जुलूस निकाला जाए, उसको लेके जुलूस निकाला जाए। तो इसी क्रम में क्या रहता है कि बीकानेर में जो हम देखते हैं कि बीरबल सिंह जो कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के कार्यकर्ता के रूप में थे, वह रायसिंह नगर में जो है, जो गंगानगर में है, उसमें जुलूस का नेतृत्व करते हैं। लेकिन ब्रिटिश पुलिस जो है वह इस जुलूस को कुचल देती है और जो है बीरबल जो सिंह जो है वो शहीद हो जाते हैं। इसलिए 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। तो सही उत्तर है बीकानेर। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। देखिए, यहां पर हम ऑप्शन में हमारे पास दुर्गों के नाम लिखिए। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जवालीपुर दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग, घूलरगढ़ दुर्ग और चित्रकूट दुर्ग। अब जो ये दुर्गों के नाम है साथियों, ये प्राचीन नाम दिए गए हैं और जालोर, जयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ जो है वह क्षेत्र दिए गए हैं। अब ये कह रहा है कि ये जो प्राचीन कालीन जो दुर्ग है वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं और एक इसमें से ऑप्शन होगा वह गलत रहेगा। तो जवालीपुर दुर्ग जो कि जालोर के दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो हमें इसका सही ये दिखाई देता है कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। जवालीपुर दुर्ग जो है वो जालोर में है। सुदर्शनगढ़ दुर्ग जिसे नाहरगढ़ दुर्ग कहा जाता है वर्तमान में, जो कि जयपुर में स्थित है, और ये भी सही ऑप्शन है। घूलरगढ़ दुर्ग जैसलमेर। देखिए, ये इस प्रश्न का जो है सही उत्तर नहीं है, क्योंकि जैसलमेर से हम इसको संबंधित नहीं मान रहे हैं, जबकि चित्रकूट जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ से ही संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आ रहा है वह घूलरगढ़ दुर्ग, जबकि घूलरगढ़ दुर्ग जो है वह गागरोन, झालावाड़ में स्थित है। इसलिए जो है घूलरगढ़ दुर्ग का जो सही उत्तर है वह होना चाहिए गागरोन। नेक्स्ट है बडार। ये राजस्थान के रीति रिवाजों से संबंधित प्रश्न है साथियों। बडार है विवाह से संबंधित भोज, शोक से संबंधित भोज, जन्म के समय पर दिया जाने वाला भोज, एक प्रकार का वस्त्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विवाह से संबंधित भोज। जब वधु पक्ष के द्वारा जब भोज का निमंत्रण दिया जाता है तो इसे बडार कहा जाता है। जबकि हम देखते हैं जो शोक से संबंधित भोज होता है उसे मौसर या ओसर कहा जाता है।
तो साथियों, इस प्रकार से आपने कांस्टेबल के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आने वाले समय में मैं जो है कांस्टेबल के ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपलब्ध रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।